हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे पटना कलम चित्रकला के बारे में, जो कि बीपीएससी जीएस 1 में हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पटना कलम के बारे में। पटना कलम एक लघु चित्रकला शैली है और इसका विकास 17वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था और इनका विकास उन कलाकारों द्वारा हुआ था जो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार से पलायित कर गए थे। वो पलायित इसलिए हुए थे क्योंकि जो मुगल शासक औरंगजेब थे वो काफ़ी कट्टरपंथी विचारधारा के थे और वो इस्लाम के खिलाफ मानते थे चित्रकारी और कला को। इसकी वजह से जो कला का संरक्षण प्राप्त हुआ था अकबर शाहजहाँ के काल में, जहांगीर के समय में कलाकारों को उन्होंने संरक्षण समाप्त कर दिया और इसकी वजह से वो अन्य राज्यों में पलायित कर गए। उसमें से कुछ कलाकार बंगाल में भी पलायित हुए, पटना में भी पलायित हुए और वहाँ के जो नवाब थे मीर जाफर, उन्होंने उन्हें प्रारंभिक संरक्षण प्रदान किया क्योंकि वो कला के संरक्षक थे, कला के मर्मज्ञ थे। और इसीलिए प्रारंभ में मुर्शिदाबाद पटना कलम के केंद्र के रूप में विकसित हुआ, लेकिन कालांतर में ये कलाकार पटना में पलायित कर गए और पटना इसका मुख्य केंद्र बन गया और इसी वजह से पटना कलम का नाम पटना के नाम पर पड़ा। इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी विशेषताएं जो है, सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी जो है वो है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली इसलिए क्योंकि इस पे स्थानीय चित्रकला, मुगल और ब्रिटिश शैली तीनों का मिश्रण दिखता है। स्थानीय कलाकारों द्वारा इसका निर्माण होने के कारण इसके ऊपर और इसकी जो विषय वस्तु है वो आंचलिकता से प्रभावित है। मुगल चित्रकारों द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसमें रंग और रेखाओं का जो निर्माण है उसके ऊपर मुगल चित्रकला का प्रभाव दिखता है। ब्रिटिश चित्रकारी की अगर बात करें तो क्योंकि इन्हें प्रारंभ में यूरोपीय अधिकारियों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने इच्छानुसार चित्रण कराया जाता था, इसकी वजह से इस पे ब्रिटिश कला का प्रभाव भी दिखता है। उसका प्रमुख जो तत्व है वो छाया प्रकाश शैली, वो ब्रिटिश कला से प्रभावित है। इसकी तकनीकी की हम बात करें तो अन्य चित्रों में जहां आरेखन और रंगन अलग अलग होते हैं, वहीं पटना कलम शैली में आरेखन और रंगन साथ साथ किया जाता है, जिसे कजली स्याही पद्धति कहते हैं। इसमें किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैनवास के रूप में कागज़ का प्रयोग किया जाता है, जो कि मुख्यतः कलाकार स्वयं निर्माण करते थे या फिर नेपाल से आयातित करते थे। इसके अलावा अभ्रक, हाथी दांत, सूती कपड़े आदि पे भी इनका चित्रण देखा गया है। ब्रश जो है वो मुख्य रूप से गिलहरी के बालों से बनाया जाता था, क्योंकि वो उसके बाल काफ़ी मुलायम होते थे और इससे चित्रकारी करना आसान होता था। रंग की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग हुआ था, जिसमें गहरे लाल, हरा, नीला, पीला आदि रंग शामिल हैं और इनको कलाकारों द्वारा ही बनाया जाता था अलग अलग प्राकृतिक तत्वों से। जैसे कि पीला रंग हल्दी से निर्माण किया जाता था, काला रंग दीपक के कालिक से, सुनहरा रंग सोना और चांदी के वर्क से और हरा रंग पत्तियों से, लाल रंग गेरुआ पत्थर आदि से निर्माण किया जाता था। चित्रकारी की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसकी प्रक्रिया काफ़ी दीर्घकालिक होती थी, मतलब काफ़ी लंबे समय तक इसका निर्माण किया जाता था, जो कि कलाकारों की धैर्यशीलता को भी दिखाता है। जैसे कि रंगों का निर्माण बरसात में किया जाता था, क्योंकि उस समय आर्द्रता रहती थी तो रंग अच्छे से निर्मित होते थे, और रेखा चित्रों का निर्माण गर्मियों में किया जाता था और रंग भरने का जो कार्य है वो सर्दियों के मौसम में किया जाता था। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया थी, ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं थी। नेक्स्ट है इसका विषय वस्तु। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता अगर जो है पटना कलम की, वो है इसकी विषय वस्तु, क्योंकि ये विश्व की प्रथम कला शैली थी जिसमें आम जनजीवन से प्रेरित चित्रों का निर्माण किया गया था, अर्थात आम जनजीवन से प्रेरित ये प्रथम चित्रकारी थी विश्व की। इसके प्रमुख तत्वों की अगर बात करें तो किन किन चीज़ों से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, तो उसमें जैसे जो पारंपरिक जीवन है भारत का, जो त्यौहार है, उत्सव आदि का चित्रण किया जाता था, जैसे कि मेला, त्यौहार, व्रत, उत्सव, खेत जोतते किसान, मछली बेचती औरत, लोहार, सोनार आदि। मानव का चित्रण भी इसका एक प्रमुख तत्व था, जिसमें मानव शरीर को विशेषकर
मुखमंडल को बहुत ही कलात्मक तरीके से चित्रण किया जाता था, जैसे कि गहरी आंखें, भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा। पुरुषों की लंबी पूंछें इसकी विशेषता थी। पक्षियों का चित्रण भी इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से किया जाता था, जिसकी तुलना जहांगीर के समय में जो पक्षी चित्रकार था मंसूर, उससे की जाती है। इसकी सूक्ष्मता और जीवंतता ऐसी थी जिससे ये प्रतीत होता था कि पटना कलम के चित्रकारों को पक्षी विज्ञान की गहरी समझ थी। इसमें लैंडस्केप एवं बॉर्डर का अभाव मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण आम जनजीवन से संबंधित विषय वस्तु के ऊपर होता था, और दूसरा कारण था कि इसके खर्च को कम करना, क्योंकि इसे कोई राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो इसकी वजह से खर्च को कम करने के उद्देश्य से और विषय वस्तु पर केंद्रित रहने के उद्देश्य से लैंडस्केप और बॉर्डर को नहीं बनाया जाता था। इसमें मुगल कालीन भव्यता की बजाय सजीवता और जीवंतता पे ज़्यादा बल दिया गया। इसे बाजार या फिरका शैली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दरबारी संरक्षण समाप्त होने के बाद जो चित्रकार थे उन्होंने बाजार की मांग के अनुसार चित्रण किया। इसमें मुख्य रूप से यूरोपीय सैलानी, अधिकारी, जमींदार वर्ग आदि शामिल थे, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार चित्रों का निर्माण करवाया। जो यूरोपीय लोग थे वो मुख्य रूप से भारत की गरीबी से संबंधित चित्र बनाते थे, जैसे कि मछली बेचती औरत, खेत जोतता किसान, ऐसी चित्रों का निर्माण करवाते थे, जिससे पता चले कि भारत के लोग काफ़ी गरीब हैं, दरिद्रता में हैं, और इससे उनके शासन की यथार्थता सिद्ध हो सके यूरोप में। नेक्स्ट है पुरुष प्रधान शैली। इसे पुरुष प्रधान शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश जो चित्रकार थे वो पुरुष ही थे, जैसे कि सेवक राम, ये प्रारंभिक चित्रकारों में शामिल थे। 18वीं सदी के महादेव लाल, जिन्होंने रागनी गंधारी का चित्रण किया था। अजंता की गुफा 16 की मरणासन राजकुमारी से इस चित्र की तुलना की जाती है। शिव दयाल ने मुस्लिम निकाह का चित्रण किया था, जो कि गंगा यमुना तहजीब का प्रतीक है। यमुना प्रसाद ने बेगमों की शराबखोरी का चित्रण किया था। राधा मोहन बाबू, जो कि 20वीं सदी के चित्रकार थे, उन्हें छवि चित्रण का आचार्य कहा जाता है और पटना कला महाविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा, 1949 में उनका निधन हो गया। उन्होंने भारत माता का चित्रण किया था और ये पटना कलम के अंतिम दौर के चित्रकार हैं। इसमें कुछ महिला कलाकारों के भी नाम शामिल हैं, जैसे कि सोना बीवी, दक्षो बीवी, इन्होंने पटना कलम में अपना योगदान दिया। क्षेत्रीय विस्तार की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक स्तर पे मुर्शिदाबाद में इसका केंद्र रहा, लेकिन कालांतर में पटना तथा आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि आरा, गया, दानापुर, पूर्णिया, लोधी, कटरा, पटना आदि इसके प्रमुख केंद्र बन गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप में दर्शाया गया है इसके केंद्रों को। पटना कलम के पतन के क्या कारण थे? तो जैसा कि हम देखते हैं कि 1760 से प्रारंभ होकर 1950 तक लगभग 200 वर्षों तक पटना कलम शैली अपनी सर्वोच्चता के शिखर पर रही, परंतु धीरे धीरे इस शैली का पतन प्रारंभ हो गया। इसके पतन के क्या उत्तरदायी कारण थे, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो कारण था वो था संरक्षण का अभाव। जो जमींदारों, रियासतों आदि द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था अंग्रेज अधिकारियों द्वारा, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, देसी रियासतों का पतन हो गया, जमींदारों का पतन हो गया, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। इसकी वजह से इसकी मांग कम हो गई और इन्हें जो संरक्षण प्राप्त होता था वो भी इन्हें नहीं मिला। पश्चिमी क्षेत्र में फोटोग्राफी का परिचय हो गया, कैमरे का आविष्कार हो गया। इसकी वजह से लोग तस्वीर लेने लगे और तस्वीर बनाने का की जो प्रक्रिया थी वो कम हो गई। लिथो प्रेस की स्थापना 1861 में हो जाने के कारण पटना कलम के चित्रों की छपाई के उद्देश्य से ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके वजह से चित्रों की छपाई ज़्यादा की जाने लगी बजाय कि उनके निर्माण के। चित्रकारों द्वारा नवोन्मेषी उपायों का न अपनाया जाना भी इसके पतन का एक कारण माना जाता है। और कलाकारों द्वारा संरक्षण के अभाव में अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में पलायित कर जाना, दूसरे कार्यों में लग जाना भी इसके पतन का एक कारण है। इसके अलावा अन्य कला शैलियों का उदय और विस्तार, जैसे कि मधुबनी चित्रकला शैली भी उसी काल में प्रगति कर रही थी। इसकी वजह से लोगों का झुकाव उस तरफ हो गया और इस तरफ पटना कलम शैली में लोगों का झुकाव थोड़ा कम हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि ये हमारे कला का एक विरासत है पटना कलम, इसकी वजह से इसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए इसके बारे में हम बात करते हैं।
तो पटना संग्रहालय, खुदा बख्श लाइब्रेरी, उपेंद्र महारथी कला एवं शिल्प महाविद्यालय, विक्टोरिया पैलेस आदि में भी इन पटना कलम चित्रों को संरक्षित किया गया है। और इसके अलावा 2010 में बिहार सरकार द्वारा इसके लिए एक कैलेंडर जारी किया गया, जिसका लक्ष्य बिहार की संस्कृति और विरासत को समृद्ध बनाना और उसे संरक्षित करना था। पटना कलेक्टर द्वारा भी बिहार की विरासत पटना कलम नाम से एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी किया गया, जिसमें 176 चित्रों का संग्रहण था। तो इस तरह से संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा, परंतु अभी भी इसके क्षेत्र में कुछ और नवोन्मेषी उपायों करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को और बेहतर तरीके से संरक्षित और संवर्धित कर सकें। तो उसके लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ उपाय यहाँ पे वर्णित हैं, जैसे कि पटना कलम को कला पाठ्यक्रमों में शामिल करना, सिलेबस में शामिल करना, इसके अलावा प्रदर्शनी तथा वर्कशॉप का आयोजन करना, इसके संबंध में जागरूकता फैलाना लोगों में। और जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, उसी प्रकार से पटना कलम शैली को भी जीआई टैग प्रदान करना, ताकि इसको इसकी बेहतर मार्केटिंग की जा सके और इसके संबंध में प्रचार प्रसार किया जा सके। और इसके अलावा कलाकारों को वित्तीय प्रोत्साहन तथा स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था करना, ताकि लोग जो कला प्रेमी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इसकी तरफ उनका रुझान हो सके। इसके अलावा इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, उसके द्वारा इसका प्रचार प्रसार करना, इस तरह के कुछ उपाय अगर किए जाएं तो इसे पुनः मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पटना कलम शैली, क्योंकि मुगल चित्रकारों द्वारा ही इसे प्रारंभिक स्तर पे स्टार्ट किया गया था, तो इसमें और मुगल चित्रकला में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है उत्पत्ति का केंद्र। पटना कलम की उत्पत्ति मुर्शिदाबाद तथा पटना में हुई थी मुख्य रूप से, और मुगल शैली का जो उदय है वो मुगल साम्राज्य में मुगल शासन के अंतर्गत हुआ था। समय काल की अगर बात करें तो पटना कलम 17वीं से 19वीं सदी के बीच में पनपा और फला फूला। वहीं मुगल शैली जो है वो 16वीं से 19वीं सदी के बीच में उसका समय काल माना जाता है। शैली की अगर बात करें तो पटना कलम शैली लोक और ग्रामीण शैली है, वहीं मुगल शैली जो है वो सभ्य और परिष्कृत शैली मानी जाती है, क्योंकि वो एक साम्राज्य के अंतर्गत फलित हुई थी। विषय वस्तु की अगर बात करें तो पटना कलम शैली जहां सामान्य जनजीवन पर आधारित विषय वस्तु को प्रदर्शित करती है, वहीं मुगल शैली क्योंकि राजकीय संरक्षण के अंतर्गत वो विकसित हुई थी, इसकी वजह से इसमें राजकीय दरबार से संबंधित चित्रों आदि का ज़्यादा चित्रण किया गया। रंग की बात करें तो पटना कलम शैली में उज्ज्वल और जीवंत रंगों का प्रयोग किया गया, वहीं मुगल शैली में नरम और पेस्टल रंगों का प्रयोग मिलता है। सामग्री की बात करें तो पटना कलम शैली में मुख्यतः प्राकृतिक एवं हस्त निर्मित सामग्री का प्रयोग किया गया, वहीं मुगल शैली में सोने और अन्य भव्य कीमती वस्तुओं का प्रयोग मिलता है। प्रभाव में अगर बात करें तो पटना कलम शैली मिश्रित शैली है, जिसमें मुगल, ब्रिटिश और स्थानीय शैली का प्रभाव दिखता है, वहीं मुगल शैली में फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखता है। कलाकार सामान्यतः अप्रशिक्षित और गुमनाम थे पटना कलम के, वहीं मुगल शैली में अत्यधिक कुशल एवं दरबारी कलाकार थे। संरक्षण की बात करें तो पटना कलम शैली को स्थानीय शासक, जमींदारों, ब्रिटिश आदि द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ, वहीं पे मुगल कला को मुगल दरबार और कुलीन वर्ग द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। महत्व की अगर बात करें तो पटना कलम शैली एक क्षेत्रीय पहचान बनाए रखी कला की, वहीं पे मुगल शैली जो है भारतीय लघु चित्रकला के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पटना कलम शैली विषय प्रधान और जीवंत थी, वहीं मुगल कला शैली भव्य एवं विलासितापूर्ण थी, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि वो दरबारी चित्रकला थे। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में जब अन्य कला संस्कृतियां केंद्रीय स्तर पे जो विकसित हुई थी, वो जहाँ पे शिथिल पड़ रही थी, वहाँ पटना कलम जैसी क्षेत्रीय शैलियों ने अपनी कला और आंचलिकता के माध्यम से कला को बनाए रखा और कला को जीवित रखा, और इसके अंदर दरबारी और आम जनजीवन का जो समन्वय मिलता है वो इसकी मुख्य विशेषता है। और इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नव्य कला आंदोलन को जन्म दिया था, इन्होंने पटना कलम शैली से काफ़ी प्रभावित हुए और इसके महत्व को प्रदर्शित किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने पटना कलम शैली के लगभग सारे आयामों को कवर कर लिया है, और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।